हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज बहुत एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, सर्केडियन रिदम्स। ये टॉपिक वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में एक तो मेंशन भी है और इससे एक आध एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। जैसे कि इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बजाय कंसेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, उसके अलावा एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा। चाहे ये पार्ट हो, चाहे सीड डोरमेंसी का हो, या शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं, इन सब पे कुछ स्टूडेंट्स ने एमसीक्यूज़ के लिए कहा था कि उन्हें टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो जल्दी ही मैं अरेंज करके फिर एक लाइव सेशन कोशिश करके ले लूँगी, जिसमें जितना भी पढ़ा चुके 4th यूनिट से उसमें वही डील करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सर्केडियन रिदम्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सर्केडियन का मतलब केवल किसी भी बायोलॉजिकल इवेंट से होता है, कोई भी वाइटल प्रोसेस। ठीक है, वाइटल प्रोसेस है, दैट मीन्स कि वो किसी लाइफ फॉर्म में हो रहा होगा। और रिदम का मतलब क्या है? कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज़ द सर्केडियन। ठीक है, रिदम का मतलब जैसे कि म्यूज़िक में कोई भी म्यूज़िक कब बनता है? सिंपल है कि कोई भी इस तरह का साउंड जो कि या बीट्स, सिंपल है, रिदम का मतलब बीट से है। ठीक है, बीट्स यानी कि जैसे एक बोलते हैं कि किसी अगर आप रेंडमली साउंड किसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर के साउंड प्रोड्यूस करोगे तो वो म्यूज़िक नहीं कहलाएगा, वो तो शोर हो जाएगा, है ना, नॉइज़। लेकिन अगर वही चीज़ रेगुलर इंटरवल्स के साथ बनता है या बजता है तो उसी को आप क्या बोलते हो? बीट है या रिदम है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही मतलब रिदम का यहाँ पर भी सेम सेंस है। क्या? कि कुछ ऐसी वाइटल प्रोसेसेस जो 24 आवर्स में रेगुलरली एक अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सेल और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल नीड्स उसका जो एक्टिविटी है वो हाई या लो हो सकता है, वो चेंज होता रहता है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो एक ये कह सकते हैं ना कि रिपीटिशन ऑफ some biological process within a 24 hours according to the need of the cell। तो ये जो पूरा फिनोमेना है उन्हीं का बार बार रिपीट होना उन प्रोसेसेस का, ठीक है, वो ही कहलाता है सर्केडियन रिदम्स। और वो जो प्रोसेसेस हैं बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने हमेशा सुना होगा, कभी कभी हिंदी की जो पोम वगैरह रहती थी उनमें भी आपने सुना होगा कि कहते हैं कि लोटस जो होता है वो मॉर्निंग में ही उसकी पंखुड़ियाँ खुलती हैं। ठीक है, और जैसे जैसे शाम ढलने वाली, मतलब कि शाम आती है, उसकी पंखुड़ियाँ अपने जो पेटल्स होती हैं वो अपने आप ही वो बंद कर लेता है। तो अब उसको कैसे पता चला? ना ही उसके पास आंखें तो है नहीं, है ना, लेकिन वो कैसे सेंस कर रहा है? बिकॉज ऑफ सर्केडियन रिदम। ठीक है, क्योंकि वो ही जो इवेंट है वो हमेशा हर 24 आवर्स में रिपीट होता रहता है। आई थिंक यू गॉट इट। तो इस तरह का जो इवेंट है, या प्लांट्स बेसिकली उनके पास हमारे एनिमल्स की तरह सेंसेस नहीं, मतलब होते हैं, बट रिसेप्टर्स, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, हमारी जैसे कि हमारी आइज़ और स्किन, ये सारी चीज़ें हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कैसे सेंस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सर्केडियन रिदम्स, इन्हीं इवेंट्स का। और देखें ना कि वो ही जो कमल के खुलने या लोटस के खुलने, मतलब पेटल्स के खुलने और बंद होने का जो इवेंट है वो हर दिन होता है, रिपीटिशन होता है और सेम टाइम पर होता है। ठीक, तो इसको ही सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। जब हम एनिमल्स के केस में बात करते हैं तो यही जो टर्म है ये रिदम्स के साथ बायोलॉजिकल क्लॉक को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बहुत बेस्ट एग्जांपल इसका प्लांट मूवमेंट का है। ठीक है, आपने सूरजमुखी को सुना होगा कि उसको सूरजमुखी इसीलिए कहते हैं कि वो मूव करता रहता है, उसका फेस सूरज की तरफ है ना। या फिर गार्ड सेल जो मैंने स्टोमेटल फिजियोलॉजी में पढ़ाया था कि उनका मूवमेंट ओपन यानी कि टर्जिड और फ्लैसिड कंडीशन में आना। इसके अलावा स्टोमेटल क्लोजिंग ओपनिंग। ठीक, या फिर लीफ और पेटल्स का, जैसा भी मैंने लोटस का एग्जांपल दिया। ठीक है, इसके अलावा जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें भी स्पोरुलेशन या ग्रोथ का जो फिनोमेना है वो भी सर्केडियन रिदम्स के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, इसका
बेस्ट एग्जांपल एक और आप देख सकते हो। और ये जो इवेंट इनका जो सिंक्रोनाइजेशन है, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, या शाम में ही, अगर वो शाम में बंद होता है लोटस की पेटल, तो वो शाम को ही बंद होंगी। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में या एक्सचेंज कर लें, ऐसा वाला नहीं है, ठीक है। तो ये जो इवेंट का रेगुलर होना, या ये कहें सिंक्रोनाइजेशन है, उसे एंटरटेनमेंट ऑफ रिदम कहते हैं, ठीक है। जो फोटो पीरियोडिज्म जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो भी बेसिकली सर्केडियन रिदम उसी का एक पार्ट है, फोटो पीरियोडिज्म का, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए होता कैसे है कि बिकॉज ऑफ सम रिसेप्टर्स, जिनमें, और वो रिसेप्टर्स फोटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, जिनमें मेन है फाइटोक्रोम जो कि रेड और फार रेड लाइट का रिसेप्टर है, क्रिप्टोक्रोम जो कि ब्लू लाइट रिसेप्टर है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट मीन्स कि सर्केडियन रिदम का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप फोटो पीरियोडिज्म में देखते हो। उस फोटो पीरियोडिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दो हाइपोथेसिस दी गई थी, जिसमें से फर्स्ट वन है आर ग्लास हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि जो भी कुछ ऐसा रेगुलरली 24 आवर्स में, बल्कि 24 आवर्स में नहीं, ये बेसिकली फोटो पीरियोडिज्म को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात बोली कि कुछ सीरीज़ ऑफ बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं जो कि स्टार्ट ही होते हैं कब, जब शाम होना शुरू होती है, या ये कहें कि डार्क पीरियड जब जैसे स्टार्ट होता है, तो कुछ बायोकेमिकल्स चेंजेस आते हैं, या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं प्लांट्स के केसेस में, ठीक है। अगर फ्लैश ऑफ लाइट इसे वापस नहीं दिया जाता, उस पर्टिकुलर प्लांट को अगर कोई कहीं से फ्लैश ऑफ लाइट नहीं मिलता है, तो शॉर्ट डे प्लांट्स में वही जो इवेंट्स हैं, बायोकेमिकल इवेंट्स हैं, वो फ्लोरल इंडक्शन का काम करते हैं, जबकि वही सेम इवेंट्स लॉन्ग डे प्लांट में उन फ्लावरिंग को या फ्लोरल इंडक्शन को, फ्लोरल स्टिमुलस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। बाद में जब रिसर्चर्स हुई तो पता चला कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों में ही जैसे कि कांस्टेंट का किस हिसाब से रेगुलेशन होता है, उसकी एक्टिविटी पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो थी वो क्लॉक हाइपोथेसिस दी गई। क्लॉक हाइपोथेसिस क्या कहती थी कि नहीं, जो सर्केडियम ऑसिलेशन, कुछ ऐसे एंडोजेनस सर्केडियन ऑसिलेशन मूवमेंट होते हैं, या ऑसिलेशन इवेंट्स होते हैं इंटरनली प्लांट्स में, जो कि फोटो पीरियोडिज्म कॉज करते हैं, ठीक है। ये भी हद तक बात सही थी, क्योंकि आपको जब भी मैंने बताया कि फ्लावरिंग का जो केस है, या फ्लावरिंग बेसिकली फोटो पीरियोडिज्म से अफेक्टेड है, और फोटो पीरियोडिज्म की अगर हम बात करें तो फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम, और ये दोनों, या रेड लाइट एंड ब्लू लाइट, फार रेड लाइट, ये सारा कांस्टेंट प्रोटीन को, जब मैंने कैस्केडिंग बताई थी तो बताया था कांस्टेंट प्रोटीन एंडोजिनसली लाइट, टेम्परेचर, जिब्रालिक एसिड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों से इफ़ेक्टेड रहती है, या वो फैक्टर्स इस पर इफ़ेक्ट करते हैं, इसको इस पर इफेक्ट डालते हैं कांस्टेंट प्रोटीन पर, और उसी के अकॉर्डिंग फ्लावरिंग होती है, ठीक है। तो ये जो हाइपोथेसिस दी गई थी किसी हद तक सही थी। और इसका बेस्ट एग्जांपल सर्केडियन रिदम का और भी देख ले। ये तो प्लांट के केस में हो गया कि फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए क्लॉक हाइपोथेसिस और आवर ग्लास हाइपोथेसिस दी गई। जो सर्केडियन रिदम्स के और एग्जांपल्स हैं, उनमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका इसी की बदौलत ही है कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, उनके पास भी आँख, नाक, कान, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो सेंस कैसे कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ सर्केडियन रिदम, ठीक है। या ये कहें कि उनकी सर्केडियन क्लॉक काम करती है, जिसकी वजह से वो रेगुलर टाइम पीरियड के बाद या रेगुलर इंटरवल के बाद सेंस कर लेते हैं कि अब हमें नेक्स्ट इवेंट क्या करना है, ठीक है। और इसका एक और बेस्ट एग्जांपल आप एनिमल्स में भी देखते हो, जो फायर फ्लाइज होती हैं। जुगनू ऐसा नहीं है कि उनका ल्यूसिफरेज एंजाइम कहीं चला जाता है, वो एक्चुअली में रहता तो उसी के पास है, लेकिन वो सेंस कैसे करते हैं, क्योंकि उनके पास भी यही सर्केडियन क्लॉक काम कर रही है। तो जब शाम होती है तो वैसे ही उनका ल्यूसिफरेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से फायर फ्लाइज
हमें चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं। दूसरा है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप फिजियोलॉजी में, जो प्लांट फिजियोलॉजी में जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, तो उसमें जो LHC बी जीन होता है, या आपने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, ठीक है। जब आप इसको देखोगे ना हाई क्लासेस में जाओगे, तो उसकी स्टडी भी बहुत इसकी स्टडी जब करोगे तो उसमें सर्केडियन रिदम का बहुत बड़ा रोल है। वो रोल इस हिसाब से है कि वो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसके ज़्यादा होंगे, यानी कि जो पिगमेंट्स हैं वो मेन पिगमेंट या जो रिएक्शन सेंटर जो बनाने वाले हैं, या फिर ये कहें कि कैरोटीनॉइड है या जिंथोफिल्स हैं, तो जितने कलर्ड पिगमेंट हैं उनका कितना नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में होना है, ये डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल कंडीशंस क्या हैं। लाइट स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि लीफ का कलर चेंज हो, आपने देखा भी होगा कि जब लाइट स्ट्रेस या जून वगैरह का समय रहता है, तो जो प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं या जिनमें बीटालिन पाया जाता है, तो डिफरेंट कलरफुल पिगमेंट उनमें बनने लगते हैं, जो आपको स्टेम में और लीव्स में दिखाई पड़ेंगे, जिसकी वजह से कलरफुल पत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का जो बी जीन है, वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे सर्केडियन रिदम के थ्रू ही गवर्नड होता है, ठीक है। उसको कितना एक्सप्रेस होना है, कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बनाने हैं कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉपरली वर्क कर सके, कहीं फोटो डैमेज ना हो जाए। तो इस तरह से ये भी एक सर्केडियन रिदम का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट सर्केडियन रिदम्स। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी, ये शायद बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इसके MCQs ईज़िली बन सकते हैं, ओके। और